नमस्कार मित्रों, कैसे हैं सभी? आनंद में, मौज में हैं? चलो बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पेपर फर्स्ट का सोशियोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े प्यारे आते हैं, जिसमें से ऐसा लगता है सबको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सबको मालूम ही है कि नंबर नहीं आते हैं। चलिए, ये सोशियोलॉजी वाला टॉपिक है। ये मित्र अपने जो पेपर फर्स्ट है RS मेंस में, इस पेपर फर्स्ट में इकाई 3 का खंड अ है। बड़ा छोटा सा लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से प्रश्न आएंगे तो सीधे आपके जैसे मैथ्स में नंबर आते हैं ऐसे नंबर आने की उम्मीद रहती है। लगभग 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, वो भी अपन देख लेंगे। सिलेबस देख लीजिए एक बार। भारत में समाज शास्त्रीय विचारों का विकास। देखो, जो सोशियोलॉजिकल अपने अजम्पशंस हैं या सोशियोलॉजी की जितने भी अपने विचार हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में सिलेबस इसमें क्रिएट किया गया है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं तो इसको 4 सब टॉपिक में बांटा गया है। पहला इंपॉर्टेंट है भारतीय समाज में जाति और वर्ग। डेफिनेटली हर बार इसमें से 5 नंबर का प्रश्न आता है। अभी मैं पुराने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगा। इसमें प्रकृति पूछी गई है, जाति और वर्ग की, उद्भव, प्रकार और चुनौतियां पूछी गई हैं। चारों बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव और से हमें किस प्रकार से उनका जाति और वर्ग का उद्भव हुआ और उद्भव होने के बाद क्या उसके पॉजिटिव थे, क्या नेगेटिव थे और करंट में उसकी क्या बेसिकली चैलेंजेस है, ये इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दूसरा है परिवर्तन की प्रक्रियाएं, चेंजेस। इसमें सीधे 2 नंबर की डेफिनेशन आती है। 4 आपने डेफिनेशन रट ली तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और भूमंडलीकरण। लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रहा है उसमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर घुस के भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इस पे जो तरीके थे क्वेश्चन पूछने के, जो मैं आपसे एग्जाम 2 नंबर के डेफिनेशंस की बोल रहा हूँ, वो ऑलरेडी 2-3 बार में उसने पूछ लिए हैं। लेकिन वो चलेगा, इस बार थोड़ा थोड़ा अंदर तो जाएगा जहां तक हमें लगता है। अगला, भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां। ये बेसिकली जो सोशल इश्यूज है उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दहेज, तलाक, बाल विवाह, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ, कमजोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग। और चौथा है राजस्थान में जनजातीय समुदाय, भील, मीणा, गरासिया, 3 ही दे रखी जनजातियां, इनकी समस्याएं व कल्याण। लास्ट टाइम इनकी समस्याओं के बारे में पूछा था, अब की बार आपसे कल्याण के बारे में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। ये मेरे मित्र तो सिलेबस हो गया और ये क्वेश्चन है इसके, जो पिछले वर्षों में इसके मेंस में आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, पहला है शारदा अधिनियम। 2021 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, एक शारदा एक्ट के बारे में पूछा। जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है? ये 2 मार्कर हैं सारे। वैश्विक गांव एक डेफिनेशन पूछी गई थी। एक डेफिनेशन राजनीतिक भ्रष्टाचार की पूछी गई थी। वृद्धावस्था पेंशन की आपसे पात्रता पूछी थी। MN श्रीनिवास के प्रभु जाति की इस अवधारणा एक तरीके से पूछी थी। ये बेसिकली जो विकास की आपसे बात कर रहे हैं ना, सोशियोलॉजी में कैसे कैसे विकास हुआ, उनमें से आपको कुछ थिंकर्स को पढ़ना पड़ेगा। उनमें से एक ये है। राजस्थान में जनजाति समुदाय की 5 समस्याएं पूछी थी। 5 और 5 कितना हो गया सर? 10 मार्क्स ये हो गए। और आपसे 5 क्वेश्चन ये पूछे थे, तो ये 20 मार्क्स का तो सीधे सीधे आपके पास आ गया। 20 मार्क्स का सीधे सीधे आपके पास पेपर आ गया। तीनों को मिलाते हो तो 60 मार्क्स, 65 मार्क्स तक भी पूछ सकता है, लेकिन 20 मार्क्स के तो आपके प्रश्न इसमें से आएंगे ही आएंगे। 2018 में क्या सीन रहा मित्र? संस्कृतिकरण की डेफिनेशन आई, सीमांत उन्नयन पहले गई। ये संस्कार करके पुरुषार्थ और आपके संस्कार, ये टॉपिक था, काम, पुरुषार्थ, संस्कार, लेकिन अब नहीं है ये। तो ये सीमांतोन्नयन संस्कार पूछा था डिफाइन करने के लिए। जाति एक अंतर विवाही समूह है, इसके बारे में पूछा था। सामाजिक विचारधारा क्या है? सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम। लौकिकीकरण ने धर्म में क्या परिवर्तन किए हैं? राजस्थान में जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवैधानिक प्रयास बताइए। 2016 में आपसे 4 शास्त्रीय भारतीय समाज शास्त्रियों के नाम पूछ लिए थे, उनका योगदान के बारे में आपको लिखना था। भारत में परंपरागत रूप से जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से जुड़ी हुई है, ये पूछा था। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? बाल विवाह से आप क्या समझते हैं? 4 प्रमुख समस्याओं की पहचान करें जिनका सामना राजस्थान की जनजातियां कर रही हैं, वही समस्या पूछी थी। भूरियों ने जो जाति की विशेषता बताई है वो पूछी थी। आतंकवाद के सामाजिक परिणामों की व्याख्या पूछी थी। इस प्रकार के प्रश्न आते, लगते सिंपल हैं लेकिन मित्र नंबर खींचने इनमें से थोड़े से भारी पड़ते हैं। चलो
तो स्टार्टिंग हम करेंगे मेरे मित्र, एक बेसिक एक बार हम समझ डेवलप कर लेते हैं सोशियोलॉजी की। वो सोशियोलॉजी की जैसी समझ विकसित हो जाएगी तो जो हमारे थिंकर्स हैं उन थिंकर्स को हम देख लेंगे। 4-5 थिंकर्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन थिंकर्स को, उनके जो बेसिक बेसिक मेन आइडियोलॉजी उन सबको हम समझ लेंगे। चलिए, समाज शास्त्र, यदि मैं शब्द की बात करूं तो सोशियो और लॉजी हम इंग्लिश में सुनते हैं। शब्दों को तोड़ें, इन शब्दों को तोड़ने के समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी बोलते हैं। देखो, बड़ा जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन है, इसमें भी लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। आप सभी जानते हैं जहां पर भी लोगस करके शब्द आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। और सोशियो मतलब क्या होता है? समाज होता है। ये समाज के विज्ञान की बात कर रहा है। और जहां पर भी विज्ञान की बात आती है तो कुछ फॉर्मुलेशन होते हैं कि यदि सब ए और बी को हम मिलाएंगे तो सी बनेगा, ये डिफाइन है, ये विज्ञान है। अगर ए और बी को मिला और पता नहीं डी बन रहा है, ई बन रहा है, तो वो विज्ञान नहीं है। लेकिन आर्ट्स में फिर भी कुछ प्रायिकताओं के हिसाब से हम तय कर लेते हैं साहब, इस प्रकार का आपका प्रेडिक्शन आएगा, इसलिए हम इसको एक विज्ञान के रूप में भी बोलते हैं। इसलिए इसको हमने क्या बोला? समाज शास्त्र। ठीक है, समाज का विज्ञान, सोशियो लॉगस। अब इसमें ध्यान रखना, ये सोशियल शब्द से बना है। देखो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन इसकी नींव बनाने के लिए आपको बेसिक आइडियोलॉजीज की समझनी पड़ेगी। क्लियर है? अगला है लोगस। अगला है लोगस। सोशियस जो है मेरे मित्र, ये लैटिन शब्द है, ये ग्रीक शब्द है। लोगस का मतलब होता है विज्ञान, और सोशियस का मतलब आप समझते ही हैं, समाज का मतलब आप समझते ही, समाज। यदि मैं इसकी बात करूं समाज की, तो समाज सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कई बार आपने कथन सुने होंगे ना, भाई तो इस समाज में रहने लायक नहीं है। जज साहब कई बार कहते हैं तुम इस समाज में रहने लायक ही नहीं हो मित्र। मित्र तो नहीं, मतलब जो भी अपराधी है, जो भी आए, तुम्हारे कृत्य ऐसे हैं कि इस समाज से बाहर जाओ। मतलब जो मान्य नियम कायदे बना रखे हो समाज के, उसके तुम विपरीत काम कर रहे हो। अब तुम IAS जहाँ पर है या तालिबान में है, वहां पर माताएं बहनें यदि सर पे कपड़ा रख के नहीं घूमेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा? बोला अपराध कर दिया तुमने। लड़की का हाथ दिख गया तो हाथ काट दिया जाएगा, पत्थर मारे जाएंगे। अभी जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है वहां के समाज के हिसाब से ठीक है, वहां का वो विज्ञान है। क्लियर है? लेकिन हम हमारे कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं समाज की, तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप अकेले हो तो समाज की डिफाइन माना जाएगा क्या? जंगल में आप अकेले हो, कोई और साथ में साथी नहीं है, तो क्या आपका समाज है? क्या नहीं है? तो ध्यान रखना, समाज में हमें मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति तो चाहिए। हाँ, जब एक से अधिक व्यक्ति चाहिए तो उनमें आपस में बातचीत भी तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है। देखो, पहले गांव ढानी बने थे, पहले एक घर हुआ करता था। हाँ, उनके 2 बच्चे हुए, फिर उनके 2 बच्चे हुए, तो एक ही परिवार के, एक ही गोत्र संबंधियों के एक ढानी बन जाया करती थी। आपस में बातचीत होती थी, सुख दुख में साथ दिया करते थे। वहां पर उन जो व्यक्ति हैं, जो समूह हैं, उनमें अंत्यक्रिया से एक उनमें क्या होता था? एक संबंध स्थापित होता था। हाँ, और इसी को हम क्या कहते थे? सामाजिक संबंध कहते थे। और वो समान सामाजिक संबंध जब स्थापित हो जाते थे तो हम कहा करते थे ये एक प्रकार का सामाजिक समूह है। उस गांव में बेटी ब्याहोगे तो कोई लोड नहीं है। हाँ, बड़े शानदार लोग हैं, वहां का जो समूह है समाज का, बहुत बढ़िया है। उस सामाजिक समूह से ही बनता है वो समाज। क्या बनता है? समाज। अगर मैं इसको बात करूं तो क्या निकलेगा? व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होगी, अंतःक्रिया होने से उनमें जो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, और आपस के सामाजिक संबंधों से एक समूह बनता है, सामाजिक समूह। और इसी से हम क्या कहते हैं? समाज का निर्माण की भूमिका को परिपूर्ण करते हैं। क्लियर है? इसमें कोई समस्या? कमेंट से बता देना। जैसे ही नया अपना सेशन होगा डेफिनेटली आपके सारे जो मन में डाउट्स हैं वह भी पूरी करते चलेंगे। ये आपको बेसिक बात समझ में आ गई। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो कुछ शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपके साथ 5-7 शब्दों की डेफिनेशन डिस्कस करूंगा जो अपने एनसीईआरटी में दे रखी है। उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, जैसे प्रस्थिति है, प्रतिमान है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही होनी मेरे मित्र चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब देखो, जैसे ही शास्त्र शब्द लग गया ना,
इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप उस समाज के समूहों की जो संबंध है उनका क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। तो एक डेफिनेशन है समाज शास्त्र की, उसको आप ध्यान कर लेना। और वो डेफिनेशन किम्बरले यंग की है। जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होते हैं तो समाज शास्त्र का प्रोफेसर की बड़ी वो प्रिय डेफिनेशन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सॉरी, स्कूल लेक्चरर की परिभाषा स्कूल लेक्चर के एग्जाम में पूछी जाती है। समाज शास्त्र की डिफाइन क्या करेंगे, जो अभी हमने समझा है, समाज शास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या बोलूंगा मैं, समाज शास्त्र समूहों में मनुष्यों का क्या व्यवहार का, समूहों में अध्ययन करते हैं। किसने कहा है ये, किम्बरले यंग ने कहा है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले ये स्टेटमेंट देखिए कि क्या समाज शास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, हाँ साहब कैसे करता है, ये आप बता देना, ये डिफाइन कर देना। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, बीच में गैप जरूर हो गया था, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। समाज शास्त्र पर जो एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की पुस्तक है, उसमें जब आप उसका पहला चैप्टर पढ़ते हो 11वीं वाला, तो हिंदी में तो भैया इन्होंने अंग्रेजी की जो ट्रांसलेशन करी है उसको सत्यानाश कर दिया, मतलब गूगल ट्रांसलेशन करी है। तो उसको जब मैं कुछ उस पर क्वेश्चंस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहा था, तो एक क्वेश्चन है उसमें तो बड़ा पूछते हैं वो, मैंने देखा कि इनके जो एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं के प्रश्नों में से, तो उसमें जब स्टार्टिंग में एक लाइन थी, समाज शास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान, क्या समाज शास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान, समाज शास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान। अब इसमें क्या है मित्र, देखो एक्चुअली क्या था कि अपने जो एथिक्स है उसमें भी एक बार एक शब्द पूछा गया था, प्रकृतिवादी। क्या प्रकृतिवादी। अब उस समय तो किसी को क्या मालूम होगा भैया प्रकृतिवादी क्या होता है, हा? इसमें भी प्रकृतिवादी से संबंधित दो बौद्धिक ज्ञान और प्रकृतिवादी को समझाया गया है, क्योंकि एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया तो हवा ही नहीं लगेगी भैया क्या लिखना है। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हल्का सा हम समाजशास्त्र के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक ज्ञान ये कहते हैं कि भैया जब भी आप समाजशास्त्र के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो इसमें दर्शन शास्त्र का भी इसमें सम्मेलन आपको देखने को मिलता है। तो बाद में समाजशास्त्रियों ने ये कहा था कि भाई जो समाजशास्त्र है वो ईश्वरीय मीमांसा और दार्शनिक प्रेक्षणों से अलग है, मतलब ये इससे हटकर है। और हमने देखा भी था कि जो समाज की अंत्य क्रिया उससे संबंधित जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इसी में एक आपका कॉन्सेप्ट आया था प्रकृतिवादी और एक आया था बौद्धिक ज्ञान करके। प्रकृतिवादी कौन होते हैं साहब, प्रकृतिवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर था कि इसको फॉर एग्जांपल लेके समझो, जैसे किसी ने कहा कि भैया मेरा सिलेक्शन यदि नहीं हुआ, तो आपने कहा कि साहब इसका एक कारण था, सिलेक्शन नहीं गरीबी को लेके चले, उसी का मैं एग्जांपल इसमें देता हूँ। ये आदमी गरीब क्यों है, अरे साहब काम धंधा है पर काम नहीं करता, सुबह काम पे नहीं जाता इसलिए गरीब है, और कोई कारण नहीं है, इसके हाथ पर तो काम कर रहे हैं देखो, लेकिन ये देखो यूं ठल्ले बैठा हुआ है इसलिए गरीब है। अब उसके पीछे भैया क्या मानसिक रूप से कारण है, क्या और समस्याएं हो सकती हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। मतलब कि जो व्यक्तिगत व्यवहार हैं उनके प्राकृतिक कारणों की पहचान की जाती है किसमें, प्रकृतिवादिता में, किसमें, प्रकृतिवादी में। क्लियर है। तो ये सामान्य बौद्धिक ज्ञान को एक प्रकृतिवादी
और एक बौद्धिक ज्ञान। क्या? बौद्धिक ज्ञान। या बौद्धिक ज्ञान की जगह आप कर लीजिए समाज शास्त्री कर लीजिए। और विषय यदि क्या है, विषय यदि गरीबी है तो प्रकृतिवादी इसको कैसे देखता है और समाजशास्त्री इसको कैसे देखता है, इसमें थोड़ा सा भेद करने का प्रयास करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई गरीब इसलिए है क्योंकि वो काम नहीं करता, काम से जी चुराता है? इसका परिवार ही पूरा साफ समस्याग्रस्त है। परिवार के पास कोई पैसे धेले नहीं है, ना बजट बनाने का इसको आता है कि अगर 100 रुपये कमाए तो कैसे खर्च करने। इनमें ना तो कोई ऐसी कोई बुद्धिमत्ता है जिससे कैसे अपना काम करना, सुबह टाइम पर उठना, हाँ आपके पास 10 रुपये है तब 10 रुपये को कैसे ढंग से यूटिलाइज करना, इस चीज़ की इसको कमी है। और जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे कई होते हैं गरीब इसलिए भी कि जो एक काम कर रहे हैं उसमें सुखी है, तो उसमें और कोई उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहते। कम मिल रहा है तो कम खा लेंगे, मतलब कि काम के स्थानांतरण से भी डरते हैं। तो ये सब कौन बोलता है? ये प्रकृतिवादी लोग बोलते हैं। क्या कहते हैं? ये गरीब इसलिए हैं, इसलिए है क्योंकि ये काम से जी चुराते हैं। काम से जी चुराते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही थी, समस्याग्रस्त परिवार किससे रिलेटेड है? समस्याग्रस्त परिवार से संबंधित है। तीसरा मैंने क्या बोला था? कार्य के स्थानांतरण से डरते हैं। कार्य के लिए कहीं स्थानांतरण करना पड़ता है तो उससे भी ये लोग डरते हैं। ये जो आप देख रहे हो गरीबी की इन्होंने जो व्याख्या करी है वो कैसी करी? ये प्रकृतिवादियों की व्याख्या है। वो व्यक्ति के व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान करके उसकी व्याख्या करते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? इसी तरीके से समाज शास्त्रियों में एक सामान्य बौद्धिक प्रेक्षण की भी हम बात करते हैं। और समाज शास्त्री इसमें कैसे बात करेंगे? समाज शास्त्री इसमें क्या बोलेंगे? साहब देखो, गरीबी इसलिए कि आप देखो ये वर्गों में बटे हुए हैं। ये आदमी यदि अगर चमार है तो साहब ये और दूसरा प्रोफेशन नहीं कर सकता। आप समझो समाज की आप जो ढांचा है उसको समझो। इसलिए नहीं जी चुराता है, या काम नहीं कर सकता, या दूसरी जगह काम करना नहीं चाहता। अरे भैया, उस गरीबी के कारण उसका वर्ग समाज की असमानता की संरचना है। ये कौन बोलेगा? साहब समाजशास्त्री बोलेगा। अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है प्रकृतिवादी अवधारणा के अंतर्गत समाजशास्त्र के बारे में बताया तो बता देना कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है। क्लियर है? समाजशास्त्री विचारों के बारे में पूछो तो बदल देना भैया समाजशास्त्री किसी विषय का जब आकलन या अध्ययन करता है तो सपोज करो गरीबी का ही पूछ ले एग्जाम्पल देते, क्योंकि गरीबी उसमें स्पष्ट दे रखा है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है आपकी 11वीं की पुस्तक में कि समाजशास्त्र यदि गरीबी के कारण की विवेचना करता है तो क्या बताता है? वर्ग समाज में असमानता की संरचना है और इसी वजह से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्लियर है? ये आप ध्यान रखना। और ये जो वर्ग समाज की असमानता है इसी कारण से क्या है? मजदूरी भी कम है, अनियमितता भी दीर्घकालिक है, इसका कारण ये है। तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे गरीबी के कारण? गरीबी के कारण को असमानता। क्या बताएंगे? असमानता। वर्ग समाज की असमानता, वर्ग समाज में असमानता, सॉरी, वर्ग समाज में असमानता। तो क्या बताएंगे समाजशास्त्री गरीबी का कारण? वर्ग समाज में असमानता। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए भारत में समाजशास्त्र के विकास के बारे में एनसीईआरटी के हिसाब से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो विकास है उसको हम जो ये छोटी छोटी 2-4 डेफिनेशन है इसको करने के बाद हम देखेंगे। जो एनसीईआरटी में समाजशास्त्र का विकास है उसमें बड़ी प्यारी 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वह क्वेश्चन क्या बनता है? समाज की शैशव अवस्था। 2 नंबर में यूं सीधे सीधे पूछेंगे, लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन नंबर 10 समाज की शैशव अवस्था 15 शब्दों में। चलिए ध्यान रखना
भारत में जो समाजशास्त्र का विकास है उसको कहाँ से जोड़ के देखा जाता है? स्टार्टिंग में दोस्तों इसका जो अध्ययन किया गया था, आप सभी को ध्यान है, मूलतः भैया ब्रिटेन के जो समाजशास्त्री थे या उनके थॉट या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके भारत के समाज को देखने का प्रयास किया गया था। इसी में हम कहते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, और आपको मालूम उपनिवेशवाद में किसका बोलबाला था? पूंजीवाद का। तो कहा भी जाता है उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का क्या था? एक आवश्यक हिस्सा था, और उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत का अध्ययन करना शुरू किया गया था। ये एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो समाज की शैशव अवस्था है, उस समय के समकालीन या यूं कह लीजिए कि विक्टोरिया कालीन विकास के जो विचार थे उसको सहमति रखते हुए वहाँ के जो पाश्चात्य लेखक थे उन्होंने क्या कहा था कि जो भारत के गांव हैं उन्होंने उसको क्या बोला कि सब ये समाज के अवशेष के रूप में हैं, अवशेष के रूप में है। और क्या बोला कि ये समाज की क्या है? शैशव अवस्था। इन्होंने इसको कहा, किसको कहा? भारत के गांव को कहा। और उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने क्या किया दोस्त, 19वीं सदी में उन्होंने जो भारत के गांव देखे तो उन्होंने इसको रिलेट कर दिया कि साहब हमारे समाज में पहले अतीत ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आज हम ऐसे हैं। तो उन्होंने अपने अतीत को हमारे गांवों से जोड़ के देखा, जो पूर्णतः गलत था, पूर्णतः गलत था। हमारा गांव भी उस समय के यूरोप के जो प्रबुद्ध वर्ग था, यूं कह लीजिए कि जो एलिट क्लास था या उनकी जो शहरीकरण की व्यवस्था थी उससे बहुत एडवांस था, बहुत एडवांस था। विज्ञान भी बहुत एडवांस था। चलिए, लेकिन ये ध्यान रखना, समाज की शैशव अवस्था से संबंधित प्रश्न आ जावे तो आपको क्या लाइन लिख के आनी है? समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों में असहमति विचारों से सहमति रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, जिसे समाज की शैशव अवस्था कहा गया था। लिख दूं मैं आपके लिए? समकालीन समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों, समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमति रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा। अवशेष के रूप में देखा। मध्यकालीन, समकालीन व विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों सहमति रखते हुए, विकास के विचारों से सहमति रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया। चलिए, ये होगी समाज की शैशवावस्था। आगे बढ़ते हैं। हर चैप्टर के या हर विषय के अपने कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो आपको इन शब्दों का सही जगह इस्तेमाल करना भी आ जाएगा, और इनकी उस कहते हैं किसी सब्जेक्ट के कुछ मूल होते हैं, जैसे कि नाभिकीय विज्ञान है तो नाभिकीय के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, विज्ञान के बारे में मालूम होना चाहिए।
या नाभिक से संबंधित जितने भी आइसोटोप हैं या आइसोमर्स हैं या ऐसे जो टर्मिनोलॉजी इनके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो नींव कमजोर रह जाएगी, शब्दावली होगी। तो कुछ ऐसी शब्दावली हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होनी चाहिए, जो आपके इस सब्जेक्ट के लिए क्या करेगी, नींव का काम करेगी। सामाजिक समूह एवं समूह, सामाजिक समूह एवं समाज, पहला इसको समझते हैं फिर बाकी के शब्दावली को समझेंगे। सामाजिक समूह एवं समाज, इसमें कोई अंतर है क्या? देखो हमने समाजशास्त्र में क्या देखा कि समाजशास्त्र में मानव के सामाजिक जीवन का हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर है? तो मानवीय जीवन की एक परिभाषिक विशेषता क्या है, हमने क्या देखा, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, आपने कोचिंग में एडमिशन लिया, पहली बार आप किसी कोचिंग में गए, कोई यार दोस्त कुछ नहीं था, आप पहली बार गए, बगल में कोई बैठा हुआ था मित्र, उससे बातचीत हुई, बोला साहब मैं यहाँ से तू यहाँ से, ठीक है साहब, बातचीत हो गई, मतलब क्या हुई, अंत्य क्रिया हुई, आपस में तुम्हारा संवाद हुआ। अब ऐसी वे तुम दो थे, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, तुम जो लाइक माइंडेड थे तुम्हारा क्या बन गया, एक सामाजिक सामूहिकता बन गई। क्या बन गई? सामाजिक सामूहिकता बन गई। थ्योरेटिकल लैंग्वेज में हम क्या कहें कि मानव जीवन की एक पारिभाषिक विशेषता क्या है, सामाजिक सामूहिकता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता है। ये रिलेशन ध्यान में आ गया? क्लियर है? ध्यान रखना, किसी भी मानवीय समूह में सामूहिकता विद्यमान रहती है, कोहेसिवनेस विद्यमान रहती है। अगर वो नहीं रहेगा तो भैया वो सामाजिक समूह नहीं कहलाएगा। और समझते हैं इसको। आप बाजार गए, बाजार में बहुत सारे आपने लोग यहां खड़े हुए देखे, बहुत सारे आपने लोग खड़े देखे, ये कहेंगे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तो इसको क्या हम सामाजिक समूह बोलेंगे क्या? एक बात का ध्यान रखना, किसी भी तरह से लोगों को इकट्ठा होना सामाजिक समूह नहीं बनाता है। कहीं भी आपको लगा कि 15 आदमी खड़े हैं, बेलदार खड़े हैं, आपने देखा कि भैया सुबह गए थड़ी में तो वहां आपने देखा चाय पीने वालों की एक जगह भीड़ लग रही थी, भीड़ शब्द बोला मैंने, ऐसे इकट्ठे थे, तो मतलब लोग वहां खड़े थे, तो क्या उसको मैं सामाजिक समूह बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। तो ध्यान रखना, यह कतई आवश्यक नहीं है कि किसी भी तरह से लोगों का इकट्ठा होना एक सामाजिक समूह बनावे। क्लियर है? ध्यान रखना, ये तो क्या है, केवल लोगों का जमावड़ा है, लोगों का जमावड़ा है, ये सामाजिक समूह नहीं है। रेलवे स्टेशन पे जाते हो आप, बस स्टॉप पे जाते हो, तो भैया खूब भीड़ भीड़ खड़ी है, आप क्या वो सामाजिक समूह है क्या? उनमें कोई सामूहिकता है क्या? उनमें कोई अंतःक्रिया है क्या? उनमें क्या आपस में कोई संवाद है क्या? नहीं है। क्लियर? चलो, अब ये जो मैंने आपसे चर्चा करी है ना, ये जो समुच्चय के रूप में है, हम इनको कुछ अर्ध समूहों के रूप में नाम से जानते हैं। हाँ, इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अर्ध समूह, मैंने एक शब्द बोला, पूरा समूह नहीं है, क्या है? अर्ध समूह। क्या होता है साहब ये अर्ध समूह? एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई आपस में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता कि साहब ये आदमी हेड करेगा, ये इनसे बातचीत करनी है, या हम 2 जने इसको चलाएंगे, ऐसा कोई भी संगठन नहीं होता, किसी भी प्रकार की संरचना नहीं होता। इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहोगे मित्र? इस प्रकार के समुच्चय को अर्ध समूह कहोगे। स्पष्ट है? ठीक है। अब ऐसे अर्ध समूहों की कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको आपने जरूर सुना होगा। मैं एक एक करके नाम बोलता हूं, आपको ध्यान में आता चल जाएगा। सामाजिक वर्ग, क्या बोला मित्र मैंने? सामाजिक वर्ग। प्रस्थिति, ये प्रस्थिति शब्द आपको खूब सुनाई देगा समाजशास्त्र में। प्रस्थिति समूह। क्लियर? आयु एवं लिंग के अनुसार भीड़, और नहीं, आयु एवं लिंग के अनुसार समूह कर लो आप, आयु एवं लिंग के अनुसार समूह। और नेक्स्ट हो जाएगी
भीड़। क्या है ये अर्ध समूह के उदाहरण है। क्या है मित्र, ये अर्ध समूहों के उदाहरण है। क्लियर। अर्ध समूह के बारे में हमने क्या चर्चा करी, ये एक समुच्चय होता है अथवा संयोजन होता है, सॉरी, जिसमें संरचना नहीं होती, संगठन की कमी होती है। इसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, कम जागरूक होते हैं। हाँ भाई बस चाय पी रहे हैं या चाय मिलती इसलिए खड़े हैं, सब अपने अपने व्यक्तिगत कामों से खड़े हैं। समाज जब भी बनेगा जब अंतःक्रिया होगी, संवाद होगा और आपस में उनका कोई ना कोई एक लक्ष्य तय होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है मित्र, इस प्रकार के समुच्चय अथवा संयोजन को हम क्या कहते हैं, अर्ध समूह कहते हैं। और हम क्या देखते हैं कि सामाजिक वर्ग हो गया, परिस्थिति समूह हो गई, आयु एवं लिंग के अनुसार समूह हो गए, भीड़ हो गए, ये क्या है मित्र, अर्ध समूहों के क्या है, उदाहरण है। 2 नंबर में आपके ये अर्ध समूह भी पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है कि अपनी हेडिंग लिखिए विकास। हाँ, समाजशास्त्र का जो विकास है ना, तो ये एनसीईआरटी के समाजशास्त्र के विकास के अंदर ही दे रखा है भैया ये सारी चीजें। क्लियर है। तो मैं एनसीईआरटी का बेस बना के ही आपको ये सारी चर्चा कर रहा हूँ, इससे इतर नहीं जा रहा हूँ। एग्जाम में भी यहीं से उठा के पूछता है, इसके लिए पीएचडी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चीज, अब सामाजिक समूह है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को एक बार आप जान लोगे तो आपको इसकी भी स्पष्टता हो जाएगी। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपसे चर्चा करता हूं, बताना। पहली चीज, कम से कम ये विशेषताएं तो किसी भी सामाजिक समूह में होनी चाहिए। अच्छा, आप किसी मित्र से मिले, 1-2 दिन आपकी बातचीत हुई, फिर टूट गई, तो क्या वो सामाजिक समूह के अंतर्गत गिनी जाएगी क्या? नहीं। सामाजिक समूह जब भी बनेगा तो एक तो उसमें निरंतरता होती है, दीर्घकालीन होती है अंतरक्रिया उसमें, ये ध्यान रखना। सामाजिक समूह में क्या होगी, निरंतरता होगी। और निरंतरता आपकी कैसे बनी रहेगी, 1-2 दिन में रोज। अब जैसे तुम्हारी साल भर की कोचिंग हुई है, 6 महीने की कोचिंग हुई, तो डेली मिलोगे तो धीरे धीरे आपस में आपकी अंतरंगता बढ़ती जाएगी, आपका अंतःक्रिया बढ़ता जाएगा, संवाद बढ़ता जाएगा, एक दूसरे को तुम समझने लग जाओगे, बढ़िया से मित्र बन जाओगे, तुम्हारा एक अच्छा सा समूह बन जाएगा। तो ध्यान रखना, निरंतरता के लिए क्या चाहिए, दीर्घ स्थायी अंतःक्रिया होनी चाहिए। तो किसी भी सामाजिक समूह में आप देखना, क्या इस सामाजिक समूह में निरंतरता है क्या? रोज नए नए ग्रुप बनते हैं और फिर मालूम पड़ता है 3 दिन बाद टूट गए, तो बेकार है। समाज में खूब समूह बनते हैं, बना कि साहब फला, जैसे कि हरिजन सेवा समिति, वो जय भीम वाली बना दी है, और ब्राह्मण उत्थान, ब्राह्मण इकाई, अग्रसेन समाज, जाट समाज, जाटों में भी बहुत सारे बन जाते हैं, एक तेजाजी बन जाता है, एक खंडाल बन जाता है, घने टाइप के बन जाते हैं। लेकिन मालूम पड़ता है जो उसमें बनाया और 10 दिन 20 दिन के बाद सब ठंडे बैठ गए, तो उसको सामाजिक समूह हम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना उसको। तो सामाजिक समूह की पहली विशेषता क्या है मित्र, निरंतरता। निरंतरता के लिए दीर्घकालीन अंतःक्रिया होनी चाहिए। दीर्घकालीन अंतःक्रिया एग्जाम में पूछ सकते हैं। सामाजिक समूह की विशेषता बता दिए, 3 या 4 2 नंबर में आ जाएगी। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के फ्लो के अनुसार चल रहा हूं, चिंता मत करना। आप अपनी तरफ से कोई फालतू ज्ञान नहीं लगा रहा हूं। अगला, दूसरा, ये जो अंतरक्रिया होती है ना, उसके लिए एक स्थिर प्रतिमान होते हैं। ये प्रतिमान मैं आपको समझाऊंगा, एक बार इसको आप लिख लो या समझ लो। अंतरक्रिया के लिए स्थिर प्रतिमान, ये स्थिर प्रतिमान क्या होते हैं आगे डेफिनेशन में समझाऊंगा। जैसे आप मित्र मिले, रोज आपका अभ्यास है 1 घंटे आपस में एक्सरसाइज करने का, एमसी को निकालने का, दोनों मिलकर निकालते हो, तो आपने क्या कर दी, कुछ स्थिर आपने अपने समूह के सेट रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए। स्थिर प्रतिमान इनको कहते हैं। क्लियर है। इन अंत्यक्रियाओं का क्या होता है, एक स्थिर प्रतिमान होता है, ध्यान रखना। दूसरी विशेषता, क्लियर। तीसरी, अब रोज रोज मिलोगे तो आप में अपनत्व की भावना आएगी नहीं आएगी, उसके सुख दुख में आप साथ दोगे नहीं दोगे। वो बीमार हो जाएगा तो उसकी आप बोलो दवाई लेके आओगे नहीं आओगे, डॉक्टर को दिखा के लेके आओगे नहीं आओगे।
क्यों करके आओगे ऐसा? क्योंकि भैया जब सामूहिक समूह बनता है, जो आपस के सदस्य होते हैं, तो उनमें आपस में अपनत्व की भावना डेवलप हो जाती है। स्पष्ट है? और उस समूह की एक पहचान बन जाती है कि साहब वो समूह ग्रुप ए का है, वो भैया खूब एमसीक्यू निकालता है, तो आपकी एक पहचान होगी वो एमसीक्यू वाला ग्रुप। या कई होते हैं भैया कोचिंग में साइड में बैठ के सिगरेट पीते रहते हैं, अरे वो 5-7 छोरे हैं जो सिगरेट पी रहे होंगे, तुर्री खा रहे होंगे, तो वो एक उनकी पहचान बन गई। अपनत्व की भावना है, लेकिन उनकी पहचान बन गई सिगरेट पीने वाले, चुर्री खाने वाले। या कई ऐसे होते हैं भैया कि वो पढ़े श्री, लाइब्रेरी मिलेंगे 5-7 जने, तो लाइब्रेरी की पढ़ने की उनकी पहचान बन गई। तो ध्यान रखना, तीसरी विशेषता क्या हो गई? अन्य सदस्यों के साथ साथ एक सी पहचान बनाने के लिए आपस में उनमें अपनत्व की भावना होना। ठीक है, क्लियर? अपनत्व की भावना। ये इसकी मित्र क्या हो गई? तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता देखें। देखो तीसरी विशेषता में इसको यूं भी समझना आप कि कोई भी समूह अपने कुछ नियम विनियम बनाता है, कोई प्रतीक बनाता है, उसके प्रति आप अवेयर रहते हो, ये भी अपनत्व की भावना के अंदर ही आता है। इसको भी मित्र आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखें। साझी रुचि। किसी भी समुदाय सामाजिक समूह की क्या होगी? साझी रुचि होगी। अगर देखो लाइक दारूड़े को दारूड़ा मिल ही जाएगा, सुबह 4 बजे भी मिल जाएगा, हाँ, क्योंकि उसकी साझी रुचि है। साझी रुचि वाले को वैसा व्यक्ति मिल ही जाएगा। अगर कोई सोचे कि साहब मैं मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है तो मैं उसको बोर्डिंग स्कूल भेज देता हूँ, मिलिट्री स्कूल भेज देता हूँ, अरे भैया तुम उसको कहीं भेज दो, उसकी जैसी प्रवृत्ति है वैसा व्यक्ति उसको मिल ही जाएगा और उसी से उसकी बैठेगी। कोई पूजा पाठ करने वाला, माता बहनों की इज्जत करने वाला छोरा हुआ तो उसके साथ उसकी पटेगी नहीं। अगर उसका स्वभाव वैसा नहीं है तो वो दूर भागेगा, वो दारूड़ा देखेगा, झूठ बोलने वाला देखेगा, है अपने राष्ट्र और अपने देश का भैया कुर्सी तोड़ने वाला, लाइट फोड़ने वाला देखेगा, तो ऐसा कोई लड़का मिलते तुरंत उनकी ट्यूनिंग बैठ जाएगी। साझी रुचि, उनकी साझी रुचि हुई तो भैया उससे उसका मिलना हो गया। साझी रुचि इसकी चौथी विशेषता है। पांचवी, सामाजिक समूह में सामान्य मानक और मूल्यों को आपस में सब अपनाते हैं। ये ध्यान रखना है, जैसे चोर चोर होते हैं ना, उनके सबके अपने नियम होते हैं कि यार ऐसा करेंगे, ऐसा बांटेंगे, तू सीटी बजाना मैं आपको दूंगा। क्लियर? सामान्य मानक और मूल्यों को अपनाना। सामान्य मानकों एवं मूल्यों को अपनाना। ठीक है, कौन कौन से अपन ने 5 देख लिए? निरंतरता के लिए दीर्घकालीन अंत्यक्रिया, दूसरा अंत्यक्रियाओं के लिए स्थिर प्रतिमान, समूहों में अपनत्व की भावना, साझी रुचि, सामान्य मानकों एवं मूल्यों को अपनाना। स्पष्ट है? और कोई भी सामाजिक समूह होगा ना, उसकी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। ये जितने भी मैंने आपको वेग एग्जांपल दिए, ये तो मैंने आपको बड़े सतही दिए हैं, लेकिन कोई सामाजिक समूह बनेगा तो उसकी क्या होगी? एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। अध्यक्ष होते हैं, जैसे सचिव होते हैं, या कोई भी अपने समूह का प्रमुख होता है, आप देखते हैं उससे कुछ ना कुछ सहयोगी होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होता है। क्लियर? और वो डिफाइंड होता है कि भैया समस्या हो गई तो अध्यक्ष के पास जाओ, सचिव के पास जाओ। एक पारिभाषित संरचना। क्या होगी मित्र? एक पारिभाषित संरचना होगी। क्लियर है? सामाजिक समूह की डेफिनेशन देख ली। अब समूह के कुछ प्रकार होते हैं मित्र, उन प्रकारों को भी फटाफट देख लेते हैं। आप मुझे 10-15 घंटे दे दो अपने जीवन के, तो ये आपकी सोशलॉजी बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें यदि आपके 20 नंबर पक्के होते हैं तो फिर संकट क्या है? फिर संकट क्या है? चलो समूह को देखते हैं। समूह के प्रकार पहला देखते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह। क्या होते हैं साहब प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह?
देखो, ऐसे बहुत सारे सामाजिक समूह होते हैं जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं, जैसे गली मोहल्ले में होते हैं ना सब, कि मालूम पड़ा गुप्ता जी ने कोई समूह बना रखा था जहाँ आप रहते थे, आपने बोला हाँ हाँ सब हम आपके साथ हैं। हाँ, ये बाकी के जो समूह हैं उनसे आपके सब, जैसे आपकी गली में कोई सफाई की आपने समिति बना रखी, उससे भी आप जुड़े हो। एक समिति ऐसी है जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखती है, मतलब कि गेट वेट लगे नहीं लगे, पैसे आए नहीं आए, एक समिति वो बनी है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन देखो क्या होता है, सभी समूह से तो आप जुड़े हुए होते हो, लेकिन सभी जो समूह होते हैं वो आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते ना। आप सभी में समान रूप से क्या करते हो, अपना योगदान देते हो, जिसमें आपकी रुचि अभिरुचि होती है उसी में आप देते हो। समझ रहे हो? तो प्राथमिक समूह से क्या तात्पर्य है, लोगों के एक छोटे समूह से है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे क्लास है, क्लास में 40 बालक हैं, आप सब एक दूसरे को जानते हो, सब मस्ती से रहते हो, लेकिन इस 40 में भी आगे क्या आप देखते हो कि भैया 10-10 लोगों का ग्रुप है। आगे क्या देखते हो, 10 में भी, इन 10 में भी 2 या 3 ऐसे होंगे जो आपस में बहुत घनिष्ठ होंगे, याराना उनका तगड़ा होगा। 10 में भी 2-3 होंगे जो बहुत घनिष्ठ होंगे। ऐसा नहीं 10 में प्रेम नहीं है, लेकिन 2-3 ऐसे होंगे जो बहुत घनिष्ठ होंगे। वो एक छोटा समूह होगा, घनिष्ठ होगा, खूब मेल मिलाप होगा, रोज मिलते होंगे, फोन पे बात करते होंगे। तो ये क्या है, ये जो छोटा समूह देख रहे हो ना 2-3 वाला, इसी को हम प्राथमिक समूह कहते हैं। इसी को मित्र हम क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह से क्या तात्पर्य है, लोगों का एक छोटा समूह, लोगों का एक छोटा समूह होता है, इनमें घनिष्ठता खूब होती है। इनमें आपस में खूब मेल मिलाप भी होता है, खूब सहयोग भी होता है। तो प्राथमिक समूह में आपको देखो घनिष्ठता, मेल मिलाप, सहयोग, जुड़ाव अधिक देखने को मिलता है। स्पष्ट है? अच्छा, प्राथमिक समूह के उदाहरण बताऊं मैं आपको। परिवार, 5 जने हो तुम भैया, परिवार प्राथमिक समूह में आता है। मित्रों के समूह, जो भी हमने बात करी है, 2 या 3 या 10 मित्रों के छोटे समूह हैं यदि, तो उनको आप प्राथमिक समूह कह सकते हो। क्लियर? और यदि थोड़ी बड़ी हायरार्की में जाऊं तो ग्राम, ढाणी होती है ना साहब, ये सब, ये हल्दीनिया की ढाणी है, ये टांकों की ढाणी है, ये डिबेरों की ढाणी है, तो वहां के लोगों का एक समूह है, वो प्राथमिक समूह कहलाएगा। मतलब ग्राम, 3 उदाहरण मैंने आपको बताए प्राथमिक के, परिवार, ग्राम और मित्र समूह, मित्रों के समूह, ये किसके उदाहरण है, प्राथमिक के उदाहरण है। एग्जाम्पल, प्राथमिक के परिवार, मित्रों, इनके तीनों के ही समूह, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये प्राथमिक सामाजिक समूह कहलाएंगे। क्लियर है मेरे मित्र? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। द्वितीयक में क्या हो जाएंगे, अब ये जो छोटे छोटे जो प्राथमिक समूह है ना, जब आपस में मिल जाएंगे और बड़े हो जाएंगे अपेक्षाकृत, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी आपके समूह, द्वितीयक समूह कहते हैं। अब जैसे ये 2-3 बालक थे, 10 मिले, 10 मिलके ये भैया 40 मिले, 40 मिलके क्या हुआ, एक विद्यालय में पढ़ने वाले 100-200 बालक, तो ये क्या हो गया, स्कूल। स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे, ये किस में आ जाएंगे मित्र, द्वितीयक समूह में आ जाएंगे। और इनमें आपस में संबंध कैसा रहता है, जैसे कि मैं एलुमनी हूँ कॉमर्स कॉलेज का, तो मेरे कॉमर्स कॉलेज के पढ़ने वाले, मेरे वर्ष के सभी एलुमनी को मैं जानता नहीं हूँ, या मेरे सेक्शन थे 8-10, तो उसमें मैं जानता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मुझे क्या रहेगा उनमें, हमें एक औपचारिक और बड़ा एक अव्यक्तिक सा संबंध होगा कि साहब मेरे कॉलेज में उस वर्ष में तुम पढ़ते थे, अरे वाह वाह वाह। तो ये द्वितीयक समूह का है। तो द्वितीयक समूह में हमने देखा आकार में प्राथमिक समूह से बड़े होते हैं, संबंध कैसे होते हैं इनके, औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। क्लियर? दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं और द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं, ये ध्यान रखना आप। क्लियर? व्यक्ति उन्मुख होते हैं
लक्ष्य उन्मुख होते हैं। देखो इसके बाद मैं आपको पूरे नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा, वो नोट्स कंप्लीट और शानदार नोट्स हैं, उनको आप एक बार समझ लेना तो आपका संकट दूर हो जाएगा। क्लियर है? व्यक्ति उन्मुख होते हैं और लक्ष्य उन्मुख होते हैं। द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं। उदाहरण, सबसे पहला ही विद्यालय और सरकारी कार्यालय, अस्पताल हो गए। ये आपके स्टूडेंट यूनियन होते हैं, ये भी आपके द्वितीयक समूह में ही आते हैं। ये आपके सारे क्या है मित्र? द्वितीयक समूह है। क्लियर? अगली परिभाषा देखें। आपने समुदाय, समाज और संघ, ये 3 शब्द और सुने होंगे। समुदाय, समुदाय, समाज अथवा संघ। इन तीनों शब्दों की समझते हैं भैया? क्लियर? तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो, समुदाय, समाज अथवा संघ, इसको भी फटाफट देख लो। देखो प्राथमिक और द्वितीयक समूह जो हमने देखा है, देखो जो समुदाय होता है वो प्राथमिक समूह का ही उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो। समाज अथवा समूह, द्वितीयक समूह एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे मित्र? विपरीत होते हैं। जैसे यदि मैं समुदाय की बात करूं तो समुदाय में क्या होता है? बहुत अधिक व्यक्तिकता होती है, घनिष्ठ होते हैं, और समुदाय में जो आपस में मानव संबंध होते हैं वो चिरस्थायी होते हैं। क्लियर है? व्यक्तिक होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, संबंध चिरस्थायी होते हैं। और ये समाज अथवा संघ क्या होता है? इसके बिल्कुल विपरीत होता है। क्या होता है मेरे मित्र? विपरीत होता है। ये आप ध्यान रखना। कैसे विपरीत होता है? मेरी बात समझो। बारिश चालू हो गई मित्र, बारिश चालू हो गई। देखो विपरीत कैसे होता है, इसको ऐसे समझ के देखो। जैसे कि आपका कोई संघ में, जैसे आपका कोई व्यवसाय है, कोई उद्योग है, आपने किसी दूसरे उद्योग के साथ एमओयू किया, तो आप दोनों का संबंध कैसा है? व्यक्तिगत संबंध है कि नहीं? एक करार के अनुसार आपने क्या किया? आपस में समझौता किया है। मतलब कोई करार अथवा समझौता के माध्यम से एक दूसरे को जाने आपने, और आपने क्या किया? कुछ नियम कायदे के अनुसार अपने आपस में कुछ अंतरक्रिया करके एक संबंध स्थापित किया। लेकिन ये व्यक्तिगत संबंधों के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए इसको द्वितीयक समूह कहते हैं और इसको हम प्राथमिक समूह कहते हैं। समुदाय को ही ध्यान रखना। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ये क्या है? समाज अथवा संघ समुदाय के विपरीत है। क्लियर है? आधुनिक जो नगरीय सभ्यता है उसमें हम इसको स्पष्ट रूप से भी मित्र देखते हैं। चलो, अब इसमें 2-3 बातें और हैं, उसको भी हाथों हाथ देखते चलो। एक आपने सुना होगा अंत्य समूह और बाह्य समूह। अंत्य समूह क्या होता है? जो अभी हमने बात करी, जैसे कि अपन 5-7 मित्र है तो ये अपना अंत्य समूह है। हाँ, यहाँ पर हम कैसे बात करते हैं? हम यार वहां चलते हैं, हम की भावना होती है वहां पर। क्लियर? और एक भाई समूह होता है, दूसरा समूह जिसमें हम कैसे बात करते हैं? वे, उनके, है ना, दूसरों को हम इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं। भाई समूह क्या? भाई समूह और अंत्य समूह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप किसी गांव में रहते हो, बाहर से कोई यूपी से कोई रहने वाले आ गए। क्लियर है? वहां कोई काम धंधा, धड़ी, दुकान इत्यादि खोल ली, तो बाहर से रहने आ गए, तो वो वह जो लोग समाज के रहने आए वो क्या है? बाह्य समूह है। इसलिए अंत्य समूह और बाह्य समूह में टकराव चलता रहता है। समझ में आ गए? तो प्रवासियों को हम अक्सर क्या कहते हैं? प्रवासियों को अक्सर हम बाह्य समूह कहते हैं। ऐसे ही एम एन श्रीनिवासन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कुछ थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 1948 में उसने रामपुरा के गांव में एक जनगणना करी थी, तो उसमें ये तथ्य भी निकाला था कि भैया इनमें क्लैशेज होते रहते हैं अंत्य समूह और बाह्य समूह में। किसने कहा था? ये एम एन श्रीनिवासन जी ने कहा था। अब समूह के भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उनको भी देख लो। एक आपने सुना होगा संदर्भ समूह, ये तो शायद अपन ने लिखा हुआ है मैंने। एक होता है मित्र संदर्भ समूह। क्या होता है संदर्भ समूह? वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है। कैसे अनुकरण किया जाता है? औपनिवेशिक शासन काल में क्या देखा था? जो मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार था वो किसकी नकल करता था? अंग्रेज जैसे कपड़े लत्ते पहनते थे, पैंट शर्ट कोट पैंट पहनते थे, उनकी नकल क्या करता था? ऊपर भैया कोट पहनना, अरे भैया कोट इसलिए पहनता था वो वहां पर यूरोप में, क्योंकि भैया सर्दी पड़ती थी इसलिए ऊपर तक बटन बंद करके कोट पहना करता था। हमारे यहाँ उल्टा ही रिवाज है, गर्मी में भी लोग कोट पहन के घूम रहे। अरे बेलखण के बुद्धि के आदमी,
यहाँ के जो एटमॉस्फेयर उसके हिसाब से कपड़े पहनो। लेकिन हम क्या करते थे, हम संदर्भ समूह के रूप में उनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता था। तो संदर्भ समूह क्या कहलाता है, वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है उसको हम संदर्भ समूह कहते हैं। जिनका कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कौन हो गए संदर्भ समूह, औपनिवेशिक शासनकाल में जो अंग्रेज हो गए। स्पष्ट है, स्पष्ट आ गया, इसमें कोई समस्या? चलो अच्छा, भारत के समाज में एक बड़ी जोरदार बात है, हम भारतीय पुरुष अंग्रेजी पुरुषों की तरह तो भैया पोशाक धारण करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं को नहीं करना देना चाहते। ऐसा देखते हैं ना। पर एक बार मैं एक संत की बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी कि भैया देखो कपड़ों से भी भेद मालूम पड़ता है स्त्री और पुरुष का। अब पता नहीं चलता कि ये पति पत्नी में स्त्री कौन है पुरुष क्या है। वो कपड़े वैसे पहनते हैं, दोनों भैया पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जीन्स टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, अजीब ही विडम्बना है। और महिलाओं को कपड़ों का जो बड़ा ही अपने यहाँ पर वैज्ञानिक कारण था, किस प्रकार से कपड़े जो बनाए गए। समवयस्क समूह इसमें है या नहीं है मेरे मित्र? हाँ, एक समवयस्क समूह होता है जिसमें एक ही प्रकार के प्राथमिक समूह होते हैं, ये जिसमें समान आयु के व्यक्तियों के बीच, समान व्यवसाय समूह के लोगों के बीच इस प्रकार का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं मित्र? समवयस्क समूह कहते हैं। एक डेफिनेशन और देखो सामाजिक स्तरीकरण का। एक्चुअली क्या है, ये जो ट्रांसलेशन करके जो डेफिनेशन बनाई है बड़ी जटिल सी बना दी। अंग्रेजी की हिंदी करते हैं ना तो सत्यानाश कर देते हैं। बहुसंख्यक जिन हिंदी विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें बन रही हैं उनको लिखने वाले कौन है? मुट्ठी भर अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए लिखने वाले बड़े कम्युनिस्ट टाइप के लोग, छोटे छोटे ऐसे भैया अपने आप को कहने वाले आइडियोलॉजिकल थिंकर्स, वो बुक लिख देते हैं और हमारा सत्यानाश कर देते हैं जब इसका हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए, बुक में क्या इसकी डेफिनेशन दे रखी है सामाजिक स्तरीकरण की? भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज या समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। संरचनात्मक असमानता मतलब कि भैया अगर हम देखते हैं कि अगर जाति में भी देखते हैं तो भैया ये ब्राह्मण हैं, ये वैश्य हैं, ये क्षत्रिय हैं, क्लियर है। ये हम देखेंगे तो भैया ये नीची जाति के हैं। तो इस प्रकार का भी एक हम स्तरीकरण देखते हैं, काम के आधार पर भी देखते हैं, जाति के आधार पर भी देखते हैं। सरल शब्दों में इन्होंने क्या लिखा है कि लोगों के विभिन्न समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के रूप में इसको परिभाषित किया है सामाजिक स्तरीकरण। अब देखो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो तो जातिवादी और वर्ग के हिसाब से ज्यादा सूट बैठता है। सामाजिक स्तरीकरण क्या हो गया कि बहुत सारे कुछ समूह बने हैं तो कुछ समूह के पास ज्यादा पैसा है, कुछ के पास कम पैसा भी है, कोई जरूरी नहीं है। कहीं पर ब्राह्मण आपको कई गरीब मिलेंगे, भैया घंटी बजा रहे हैं, उन्हीं में उनका काम नहीं चल रहा। कुछ आपको वहां पर आपको जाट समुदाय के लोग बहुत सशक्त मिलेंगे, कहीं गुजर मिलेंगे। तो वहां पर एरिया के हिसाब से भी सामाजिक स्तरीकरण तय होता है। विभिन्न समूहों के बीच की जो संरचनात्मक असमानता है, संरचनात्मक असमानता के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है? सामाजिक स्तरीकरण। मतलब समाज में आपका स्तर क्या है ये इसमें डिपेंड किया जाता है। मूल बात क्या है, इसमें हम भौतिक और प्रतीकात्मक लाभों को इंक्लूड करते हैं जब भी हम ऐसे समाज के स्तरीकरण की बात करते हैं। इसमें फिर जाति की डेफिनेशन दे रखी है। सामाजिक स्तरीकरण में जन्म द्वारा मिलने वाली परिस्थिति को आप क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। परिस्थिति शब्द को भी हम समझेंगे। वर्ग जो होता है बेसिकली किसी व्यवसाय से संबंधित जब कोई ग्रुप बन जाता है तो वो एक क्लास कहना, वर्ग कहलाना जाता है कि साहब ये क्या है, ये उद्योगों का वर्ग है, ये किसानों वर्ग। इसको हम बहुत अच्छे से जाति और वर्ग को भी आगे समझेंगे। परिस्थिति और भूमिका, इसको देख लें भैया। परिस्थिति और भूमिका क्या है? ये शब्द बार बार आएगा। समाज या समूहों में एक स्थिति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? परिस्थिति। स्थिति में भी भैया प्र जुड़ जाता है तो बड़ा ही स्पेसिफिक हो जाता है, वो एक तरीके से विशेषण कहलाता है। ध्यान रखो क्या कहलाता है? एक तरीके से विशेषण कहलाता है, इसका विशेष ध्यान रखना। परिस्थिति, ठीक है। समाज या एक समूहों में आपकी क्या स्थिति है वो ये बताता है। जैसे कि किसी ग्रुप में आपकी स्थिति कैसी, लीडर की स्थिति है, वो आपकी मेन परिस्थिति होगी। है तो सही ग्रुप में एज ए स्थिति के रूप में सदस्य, लेकिन उसमें भी क्या हो, एक लीडर हो, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? परिस्थिति को डिफाइन कर रहा है। क्लियर। मैं दूसरे शब्दों में कहूं इसको, परिस्थिति से तात्पर्य क्या हो गया? सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े आपके कुछ निश्चित अधिकार और कर्तव्यों से हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है माँ का, माँ की अपनी एक परिस्थिति है, उसके आचरण के कुछ मानक हैं, उसके कुछ अपने कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, है नहीं है, निश्चित कुछ कर्तव्य जिम्मेदारी, ये इसकी क्या कहलाएगी? परिस्थिति कहलाएगी। अगला शब्द है भूमिका। भूमिका क्या होती है? जिस स्थिति में आप होते हो उसका सक्रिय और व्यवहारात्मक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो वो होती है भूमिका। कहते हैं ना कि एज ए व्यक्ति में बढ़िया हूं लेकिन मैं किसकी भूमिका निभा के आ रहा हूं? अभी रावण की भूमिका निभा के आ रहा हूं, जैसे रामलीला में। वो भूमिका आप निर्वहन कर रहे हो। या आपकी जैसे माँ की परिस्थिति है, आपकी भूमिका कैसी है? भूमिका क्या हो गई? जो आपकी परिस्थिति है उसका व्यवहारात्मक और सक्रिय पक्ष आपका क्या कहलाता है? भूमिका कहलाता है। स्पष्ट है, ये ध्यान रखना। एक बड़ी अच्छी लाइन है इसमें परिस्थिति पर
कि प्रस्थित्व तो क्या की जाती है बेटा, ग्रहण की जाती है, और भूमिका निभाई जाती है। क्लियर? ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी थी जो हमने समझ लिए। इसके आगे हम देखेंगे अब जो सिलेबस का पार्ट है, विकास वाला पार्ट देखेंगे। उसके बाद कुछ अपने थिंकर से जिनके बारे में क्वेश्चन आता है, मैं आपको लास्ट ईयर में जाति वाला एम.एन. श्रीनिवासन और घुरिये ने की जाति संबंधी विशेषताओं के बारे में प्रश्न आया था। ऐसे ही प्रश्न आने के लिए भैया अपन को 5-7 एनसीईआरटी की बुक में थिंकर्स दे रखे हैं, उन थिंकर्स की मेन बातें हमें देखनी है। स्पष्ट है? चलो, अब आपके लिए ना ज़्यादा जटिल नहीं हो जाएगा, मैं आपको नोट्स के साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। कहीं कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर लेना। चलिए साहब, राम राम। अब आगे बढ़ाते हैं अगला सेशन में।